हेलो फेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू डे 4 एज एन इन्वेस्टर। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हम लोग खुद से फिल्टर लगा के कंपनीज को कैसे ढूंढ सकते हैं। उससे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमें इधर उधर से कुछ स्टॉक्स के नाम भी सुनाई देते हैं, तो वहां से भी कुछ कंपनीज के नाम हमें मिल गए। तो इस वीडियो में जो जितने भी कंपनीज के नाम अभी तक हमें मिले हम उन्हें एनालाइज करना सीखेंगे। तो एनालिसिस के भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो जो जो कंपनी लेवल 1 एनालिसिस पार कर लेती हैं या पास कर लेती हैं उनको हम फिर फर्दर स्टडी करेंगे लेवल 2 एनालिसिस में। तो मैंने इसके लिए एक टेबल बनाया है, आप बोल सकते हो एक स्प्रेडशीट बनाई है, जिसको आप भी फॉलो कर सकते हो, आप कॉपी कर सकते हो अगर आपको करना है। इस शीट का लिंक मैं कमेंट में भी ऐड कर दूंगा सो दैट आप भी उसको यूज कर पाओ। तो एक बार फटाफट से जो जो कंपनीज हमें मिली हैं अभी तक उनको हम क्विकली एनालाइज करके देखते हैं। ये बहुत ही क्विक एनालिसिस होगा और जैसे जैसे आप करोगे आपको समझ भी आ जाएगा। And before I start sharing my screen, as always, nothing in this video is a buy or sell recommendation. जो भी स्टॉक्स हमें दिखेंगे, जिन भी स्टॉक्स का भी इन वीडियोस में नाम लेंगे हम लोग, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। आपको अगर बाय करना है, सेल करना है, वो आप अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस के बाद करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछने के बाद करना। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। आई होप आपको मेरी स्क्रीन अभी दिख रही होगी। सो दिस इज द शीट जो हम अभी ट्रैक करने वाले हैं, जो हम बनाने वाले हैं। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा जो हमें दिखेंगे। यहाँ पे आप उसका लिंक भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीनर से उसको पढ़ रहे हो, उस पर स्टडी कर रहे हो, या कहीं से भी आप उस कंपनी को स्टडी कर रहे हो, तो उसका लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है आपको ऐड करना है, ये बस इजी ट्रैकिंग के लिए, सो दैट मेरे को बार बार वेबसाइट पे जाके ट्रैक ना करना पड़े, उसको सर्च ना करना पड़े। ये लिंक बस उसके लिए है। तो मेन है कंपनी का नाम। फिर हम यहाँ देखेंगे उसकी सेल्स कितनी है, उसकी प्रॉफिट कितना है, उसका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है। हमने देखा था इंपॉर्टेंट फिल्टर्स होते हैं कैसे हम कंपनी को फिल्टर करते हैं। उसका प्राइस टू अर्निंग्स कितना है, या पीबी प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, उसका पेग रेशियो कितना है, वो किस इंडस्ट्री में फॉल करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो कॉलम है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हों जो फॉर एग्जांपल मुझे समझ ही नहीं आती हैं, तो मैं उस इंडस्ट्री में किसी कंपनी को बाय करना अवॉइड करूंगा। जिस इंडस्ट्री में मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है या मुझे सिंपल लग रहा है उसको अंडरस्टैंड करना, लाइकली मैं उसको खरीद सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका शायद प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कि मैं बता पाऊंगा कि अच्छा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो ऐसा कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है। एंड दिस इज एक्साइटिंग, दिस इज लेवल 1 क्विक एनालिसिस। तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इन नंबर्स को देख के, उस कंपनी को थोड़ा बहुत देख के क्या होगा वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मान लें तो आपको नहीं समझ आया इतना अभी, तो आप इसको आप वेटिंग लिस्ट में डाल सकते हो। आपको लग रहा है नहीं ये मेरे को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो सेंस नहीं बना रहे हैं, तो आप उसको बोल सकते हो ये कंपनी मेरे यूनिवर्स से बाहर है। तो या तो एक तरह से आप बोल सकते हो दिस इज रिजेक्टेड फ्रॉम माई साइड, मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। बट अगर आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं, बिजनेस अच्छा लगता है, कंपनी भी समझ आती है, तो आप उसको लेवल 2 में डाल सकते हो। सो ये वाली कंपनी लेवल 2 के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगी। तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे लेवल 2। जो लास्ट के दो ऑप्शंस हैं वो अभी ज़रूरी नहीं है वो लेवल 2 में आएंगे मेजर, बट मैं बस दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो लेवल 2 भी पार कर लेंगी आपकी कंपनीज, फिर वो हमारी यूनिवर्स का पार्ट बन जाएगी। उन स्टॉक्स का यूनिवर्स जो हमें अच्छे लग रहे हैं, जिनको हमने बेसिक एनालिसिस भी कर लिया है, जिनके नंबर्स हमने समझ लिए हैं, जिनका बिजनेस मॉडल हमने समझ लिया है, और हमें लगता है कि हाँ इन कंपनीज में पोटेंशियल है, तो वो कंपनी मेरी यूनिवर्स में ऐड होती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी यूनिवर्स में मान लेते हैं 50 कंपनीज हैं, 100 कंपनीज हैं, तो मुझे वो सब की सब ही बाय करनी है। यूनिवर्स में होने का मतलब है कि एटलीस्ट 5,000 कंपनीज नहीं है। अब मेरे पास वो 100 कंपनीज हैं जो मुझे समझ भी आती हैं और मुझे अच्छी भी लग रही हैं। बट आज के टाइम पे अगर कुछ चल रहा है उस कंपनी में, अभी वो बहुत महंगी हो गई है, तो शायद आप तब उसको बाय नहीं करोगे, बट यूनिवर्स में अभी भी रखी है आपने। हो सकता है आज उस कंपनी का स्टॉक गिर रहा है किसी भी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से, टेम्पररी रीज़न की वजह से, उस टाइम पे शायद आप उसको बाय नहीं करोगे, लेकिन अभी भी आपके यूनिवर्स में है। तो ये है यूनिवर्स का मतलब कि वो वाली कंपनीज जो आपके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, वो कंपनीज जिसमें शायद आज नहीं तो कल आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। नो एंट्री वैसे ही है कि अगर लेवल 2 में आपको कुछ ऐसा दिख जाता है, लेवल 3 में आपको कुछ ऐसा दिख जाता है कि नहीं मुझे मैनेजमेंट शायद अच्छी नहीं लग रही है, मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा है जो ये बोल रहे हैं, वो वाली कंपनी शायद आप बोल सकते हो कि ये हमारे यूनिवर्स में कभी एंटर नहीं करेगी। तो अभी के लिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, एडेड टू माई यूनिवर्स और नो एंट्री को। तो हम तीन ही यहाँ पे ऑप्शंस को रखते हैं सो दैट क्लियर रहे हमें। तो आज हम लेवल 1 एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल जैसे फिल्टर लगाए थे, तो हम एक बार वापस से वो फिल्टर लगा के एक बार कंपनीज देखते हैं हमें कौन सी मिली थी। तो अगर आपको याद होगा हमने देखा था कि जो मार्केट कैप है
वो 1000 CR से ज़्यादा होना चाहिए, बट मैं यहाँ पे अभी के लिए 10,000 लिख देता हूँ, सो दैट उसमें बहुत छोटी कंपनीज ना आए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमने देखा था कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने और देखा था यहाँ पे कि जो ROE है, या रिवीजन भी हो जाएगी हमारी फटाफट से, वो एटलीस्ट 15 होना चाहिए, 15 से ज़्यादा। फिर हमने देखा था जो सेल्स है लास्ट 5 ईयर्स की, वो थी 10 या 15, हम बोल सकते हैं 15 से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं थोड़ा बड़ा नंबर डाल रहा हूँ इसमें, 10 नहीं डाल रहा हूँ, सो दैट थोड़ी कम कंपनीज आए वहाँ पे अभी। तो प्रॉफिट अगर हम लिखते हैं लास्ट 5 ईयर्स का, तो ये 20% से ज़्यादा है जिसका, मुझे वो वाली कंपनी चाहिए। और इस कंपनी में हमने देखा था डेट नहीं होना चाहिए 20% से ज़्यादा, तो डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.2 हमने लिख दिया। आई थिंक ये वाले रेशियोज अभी के लिए सफिशिएंट है। इसमें और भी रेशियोज आते हैं, हम विद टाइम इन रेशियोज को और इम्प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कैश फ्लो को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और भी सारी चीज़ें उनको ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा बेसिक रखते हैं। तो रन दिस क्वेरी। तो 25 कंपनीज दिख रही है आपको, जो आपके फिल्टर को पास कर लिया। तो इन 25 कंपनीज में से फॉर एग्जाम्पल हम कुछ को एक लेवल 1 एनालिसिस करके देखते हैं। तो इनमें हम मान लेते हैं त्रिवेणी को हम चेक करते हैं एक बार फटाफट ना, मैं इन सब कंपनीज को खोल लेता हूँ। KPIT मैंने देखा है, सुजलोन मेरे यूनिवर्स में है नहीं, स्टिल आपको दिखाने के लिए मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ अभी। सेम तरीके से आप बाकी सब कंपनीज का भी कर सकते हो। तो एक और बस यहाँ से हम ले लेते हैं, जैसे इसको आपने क्लिक किया है। अब इनका हम क्विक एनालिसिस विच इज लेवल 1 एनालिसिस करके देखते हैं। सबसे पहले एक कंपनी का नाम मैंने कॉपी कर लिया, हम अपनी लिस्ट में आएंगे और स्टॉक में यहाँ पे डाल दूंगा। तो मेरे स्टॉक का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। मैं इसकी सेल्स देखता हूँ, जो हमने फिल्टर में लगाया है वो 5 ईयर्स की सेल है यहाँ पे, क्योंकि जो सेल्स है वो 1 ईयर की सेल है। तो एक काम हम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 कॉलम और ऐड कर देता हूँ। सेल्स 5 ईयर, प्रॉफिट 5 ईयर, सो दैट थोड़े कंसिस्टेंसी भी हमें दिखे। तो हमने कंपनी का नाम लिखा, सेल्स को हम देखते हैं। यहाँ पे जो अभी सेल्स है विच इज 5.89%। तो आप यहाँ से बट नोट कर देंगे इस चीज को, 5.9%। 5 ईयर की सेल्स, हम नीचे कार्ड्स पे जाएंगे, 17% है यहाँ पे। तो 5 ईयर्स की काफ़ी अच्छी है, रिसेंटली इसमें शायद सेल्स डिप हुआ है फ्रॉम लास्ट 1 to probably 3 ईयर से। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 20% है, और जो TTM विच इज ट्रेलिंग 12 मंथ, तो लास्ट 1 ईयर का इसका प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, -9। अभी का -9 है, और यहाँ पे आपको 20% दिखा रहा है। मार्जिन देख लेते हैं, तो यहाँ पे मार्जिन 21% के आसपास है। तो मार्जिन इसके आपको अच्छे दिख रहे हैं, 28%। इसका हमें प्राइस टू अर्निंग ही देखना है, तो हम प्राइस टू अर्निंग लिख लेते हैं 29.8। प्राइस टू बुक हम बैंक या फिर जिस सेक्टर में प्राइस टू बुक देखते हैं हम उनका प्राइस टू बुक नोट करेंगे। पेग रेशियो देख लेते हैं, यहाँ पे 1.80 है, तो हमने देखा था 2 से कम होना चाहिए। तो महंगी नहीं दिख रही है ये कंपनी। सेक्टर अगर हम देखेंगे तो फाइन ऑर्गेनिक्स ओलियो केमिस्ट्री में है, तो ये केमिकल इंडस्ट्री में है। तो हम यहाँ पे सेक्टर लिख देंगे केमिकल। जब सेक्टर देखना है तो आप बस स्क्रॉल करके यहाँ पीयर कंपैरिजन में यहाँ देख सकते हो केमिकल इंडस्ट्री में, उसमें फिर स्पेसिफिक है कि केमिकल में भी है, स्पेशलिटी केमिकल में। तो यहाँ पे मुझे स्पेशलिटी केमिकल लिखना चाहिए, केमिकल क्योंकि बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, स्पेशलिटी केमिकल। इसका फायदा ये है कि अगर मान लेते हैं वो एक कमोडिटी केमिकल में ज़्यादातर इतने मार्जिन्स नहीं होते, प्राइसिंग पावर नहीं होती, तो उनको इतनी वैल्यूशंस मिलती नहीं है। वर्सेस अगर कोई कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में, तो उनके मार्जिन्स भी अच्छे होंगे, प्राइसिंग पावर होती है, तो लाइकली उनमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कमोडिटी कंपनी। तो फाइनल एक बार उसका बिजनेस मॉडल हम देखेंगे यहाँ पे कि करती क्या है। तो हमने यहाँ देखा ये ओलियो केमिकल में है, जो कि फूड, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक, कोटिंग्स और इस अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मान लेते फर्स्ट टाइम आप ओलियो केमिकल ऐसा कुछ पढ़ रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा ये क्या है। तो इसमें हम ना धीरे धीरे AI को कैसे यूज करना है, या नॉर्मल गूगल को भी आप कर सकते हो। हम AI को यूज करके समझते हैं इन सारी चीजों को। मान लेते हैं फर्स्ट टाइम हम ये देख रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि ओलियो केमिकल और केमिस्ट्री होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया ओलियो केमिकल, व्हाट इज ओलियो केमिकल। इसमें एक टिप होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप इसको बोल सकते हो, एक्सप्लेन इट टू मी लाइक आई एम 10 ईयर ओल्ड। जब आप इस इंडस्ट्री को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि
जो ओलियो केमिकल है वो आप उसको बोल सकते हो एक ग्रीन केमिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल मोर रिन्यूएबल साइड पे है, जो प्लांट और ऑयल बेस्ड एडिटिव्स करती है। यहाँ पे आपको वो समझ आएगा कि ये कार ऑयल नहीं है, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम बेस्ड नहीं है, बट ये प्लांट ऑयल की तरह है, जैसे कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, मतलब ग्रीन या फिर नेचुरल आप इसको ज़्यादा बोल सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कहाँ पे हेल्प होता है इसका, सोप बनाने में, शैम्पू या लोशन बनाने में, कैंडल्स बनाने में, फूड इंग्रेडिएंट बनाने में। अब मान लेते हैं जो शैम्पू है, सोप है, लोशंस है, एक बेबी के लिए जब आप शैम्पू को यूज़ कर रहे हो तो लाइकली वहाँ पे आप ग्रीन या नेचुरल जो लेस हार्मफुल है, लेस हार्श है, उसको ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है फाइन ऑर्गेनिक्स एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो कि सस्टेनेबल है ज़्यादा, तो ये एक प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो। तो एक नॉर्मल सर्च करके हमें अब आइडिया हो गया कि ओलियो केमिकल का क्या मतलब है। इसी तरह से अगर आपको फॉर एग्जांपल आगे भी नहीं पता चल रहा है हमें पॉलीमर एडिटिव क्या होते हैं, देखो शुरू में जब आप कंपनी पढ़ रहे होते हो हमें नहीं आइडिया होता है, कुछ आइडिया नहीं होता उस कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, रेवेन्यू मिक्स के बारे में। पर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ऐसी टर्म्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी जो नहीं समझ आ रही हैं। बट हमारे पास फॉर एग्जांपल गूगल है आज, और अब तो एआई भी है हमारे पास, तो इनको हम एफिशिएंटली यूज़ करना भी सीख सकते हैं ताकि हमें बहुत जल्दी से समझ आ जाए। और अभी हम लाइव करके देख लेते हैं। जैसे अभी ओलियो केमिस्ट्री तो हमें समझ आ गया बेसिक क्या होता है, बट अगर मुझे ये भी समझना है तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। अब इसको पूरा कॉपी कर सकते हो। मैं वापस इसमें आता हूँ, तो एक प्रॉम्प्ट हम लिख ही लेते हैं, ये अलग वीडियो का पार्ट बन सकता था बट एक बार यहीं पे कर लेते हैं। तो जब भी आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो तो प्रॉम्प्ट में भी होता है कि आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, उससे आपको बेटर या इजी तरीके से रिजल्ट मिलते हैं। तो जब भी आप एआई को यूज़ कर रहे हो आप उसको ना कॉन्टेक्स्ट देना, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट का मतलब मैं उसको बोलूंगा एक्ट एज अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, एनालाइज फॉलोइंग stocks business model, I am providing you the content। तो आपने इसको कॉपी किया वहां से, आपने यहाँ पे डाल दिया। तो आप इसको अब एनालाइज करने के लिए बोल रहे हो। आप इसको एंड में बोल सकते हो या फिर यहीं पे आप बोल बोल दो इसको, एक्सप्लेन इट टू मी इन ब्रीफ एंड इन अ वेरी सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। लेट्स सी क्या ये बताता है। देखो ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये अभी के लिए हमारे लिए सफिशिएंट है कि हमें आइडिया एटलीस्ट हो जाए। देखो वो बता रहे हैं व्हाट डज अ कंपनी डू। फ्यूचर में इन प्रॉम्प्ट्स को हम इम्प्रूव भी करेंगे कि बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट हमें बता दे, अलग अलग मेट्रिक्स भी बता दे, वो भी हम इससे पूछ सकते हैं। बट अभी के लिए बस बेसिक्स देख लेते हैं कि फाइन ऑर्गेनिक स्पेशल केमिकल बनाता है इंग्रेडिएंट जिसको हम एडिटिव्स बोलते हैं। जो दूसरी कंपनीज हैं, दूसरी कंपनीज कौन सी है, जो सोप बनाती हैं, शैम्पू बनाती हैं, फूड के कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो फाइन ऑर्गेनिक से ये प्रोडक्ट लेंगी, ये केमिकल्स लेंगे और अपने प्रोडक्ट में ऐड कर देंगी। तो वो वाली कंपनीज इनके कस्टमर होंगे। तो ये आपको बोल रहा है कि ये लोग सोप या फूड और ये पेंट है डायरेक्टली सेल नहीं करते हैं, बट इनके ये एडिटिव्स या फिर इंग्रेडिएंट्स जो इनमें डलने वाले हैं वो सेल करते हैं इन कंपनीज को जो ये बनाती हैं। इसलिए जो कंपनी प्लास्टिक या पॉलीमर बना रही है वो इनके एडिटिव्स को यूज करते हैं सो दैट वो ज्यादा स्टिकी ना बने। और कोई फूड बनाने वाली कंपनी फाइन ऑर्गेनिक से इनके एडिटिव्स या केमिकल इसलिए लेती है सो दैट इनके फूड है ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रह सके, स्मूथ टेक्सचर आए उसमें और ज़्यादा टाइम तक रुके वो। एनिमल फीड में भी फाइन ऑर्गेनिक्स का एक पर्टिकुलर कोई एडिटिव होगा जिसको ऐड करके उसके न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉस्मेटिक और मेडिसिन में ये क्रीम्स और उसको सॉफ्ट बनाता है इनके केमिकल, ओलियो केमिकल। पेंट और कोटिंग में उसको स्प्रेड, जब आप पेंट कर रहे हो उसको अच्छे से फैलने में वो हेल्प करता है और ज़्यादा टाइम तक वो पेंट रहता है। तो इन वेरियस पर्पस के लिए जो अलग अलग कंपनीज हैं वो फाइन ऑर्गेनिक से इन एडिटिव्स को परचेज करती है। जैसे हमने देखा स्पेशलिटी केमिकल बनाती है तो ये हाई मार्जिन होते हैं, यूजुअली नीश प्रोडक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चलते फिरते बना देगा, आपको बोलेगा ये मुझसे ओलियो केमिकल ले लो या फिर एडिटिव्स ले लो। तो इनके पास एक एक्सपर्टीज भी है जो शायद किसी और के पास ना हो या फिर बहुत मुश्किल हो ऐसा काम करना। ओलियो केमिकल क्या होता है हमने देखा, किस किस टाइप के प्रोडक्ट ये बेचते हैं, किसको बेचते हैं हमने वो देख लिया कि ये बिजनेस स्ट्रांग क्यों है। उसके तीन रीजन इसने बनाए कि एक तो ये मार्केट लीडर है, तो इंडिया में ये सबसे बड़ा एडिटिव मेकर है ओलियो केमिकल का, कौन, फाइन ऑर्गेनिक्स। और
जो ग्लोबल पेयर्स हैं उनमें भी वन ऑफ द टॉप। इसके पास प्राइसिंग पावर भी है क्योंकि ये स्पेशलिटी केमिकल में है, और इसके पास ट्रस्ट भी है। तो उसमें ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है फॉर एग्जांपल, या नेस्ले है, एक ऐसे बिजनेस है जिस पे ट्रस्ट है, उसी से ये केमिकल खरीदेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। आप रैंडम किसी भी कंपनी को जाके नहीं बोलोगे कि मुझे ओलियो केमिकल दे दो या एडिटिव्स दे दो। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में, और वो गेन करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप इसकी स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो एक फाइन ऑर्गेनिक की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नॉर्मल बिजनेस कर रहे होते, फिर तो जो फाइन ऑर्गेनिक्स के कस्टमर है उनके पास एक दूसरी कंपनी जाती है और बोलती है कि मैं आपको सस्ते में बेच देती हूँ, मुझसे खरीद लो। बट क्योंकि इसमें ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना होता है, तो एक एंट्री बैरियर का काम करता है, और जिस भी बिजनेस में एंट्री बैरियर होता है वो लाइकली आप उसकी अर्निंग्स को एकदम से कोई आगे चैलेंज नहीं करता है। फिर आपने देखा इनके कस्टमर्स कौन है यहाँ पे। कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, कोका कोला इनका कस्टमर है, ब्रिटानिया इनका कस्टमर है, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, पार्ले। और इसमें आप देख रहे हो कि किसी भी कस्टमर से 5% से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है इसमें। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्या हो सकता है कि मान लेते हैं इनसे इनके सिर्फ दो ही कस्टमर हैं या चार ही कस्टमर है, तो अगर एक भी कस्टमर चला गया तो इनका 25-30% रेवेन्यू उसी टाइम गिर जाएगा। बट क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हैं और उनमें से कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं है जो 5% से ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अगर एक चला भी जाता है किसी सिनारियो में, तो भी इनको इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 470 से ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज हैं, अलग अलग टाइप के एडिटिव्स होंगे, केमिकल्स होंगे, जो अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को, कंपनीज को बेचते हैं। और आप ऐसे ही बाकी चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हो। आपने देखा है वेजिटेबल ऑयल से बनाता है, तो जो कि इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो सिंथेटिक केमिकल से दूर जा रही हैं, तो किसके पास जाएंगी, मोर सस्टेनेबल कंपाउंड की तरफ, मोर सस्टेनेबल केमिकल की तरफ, जो कि फाइन ऑर्गेनिक इनको प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे भी आपको दिखता है कि हाँ, इनकी विजिबिलिटी आपको शायद अर्निंग विजिबिलिटी यहाँ से दिख सकती है। बाकी आप देख सकते हो ये कितनी कंट्रीज में है। 57% रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट करके आता है, 43% इंडिया से आता है। फिर उसके वेयर हाउसेस यूएस में भी हैं, यूरोप में भी हैं, महाराष्ट्र में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। इसके पास अपनी रिसर्च डेवलपमेंट की भी एक टीम है साइंटिस्ट्स की। तो आपने देख लिया कि एक हाई एंट्री बैरियर बिजनेस है। अब एक नेगेटिव पॉइंटर आप यहाँ देख रहे हो, क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल से ड्राइव करता है, तो ये वेजिटेबल ऑयल कहीं से लेते भी होंगे। तो वहां पे आपको बस एक पॉइंट देखना है कि क्योंकि ये रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं जो कि वेजिटेबल ऑयल बेस्ड है, तो उनके जो प्राइसेस हैं वो ना ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर प्राइस फ्लक्चुएशन आएगी रॉ मटेरियल में तो इनके मार्जिन्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। पर आपने यहाँ देखा कि ये इस रिस्क को मैनेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए, हो सकता है वो फिक्स प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट होता हो। तो लाइकली आप बोल सकते हो इस रिस्क को जो रॉ मटेरियल का है उसको ये मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इनके ग्रोथ प्लान्स आप और डिटेल में जब हम लेवल 2-3 में जाएंगे वहां पे भी देखते रहेंगे, अगर ये कंपनी हमारे लेवल 2 लेवल 3 तक पहुंचती है तो। तो आपने देखा अगर आप फर्स्ट टाइम भी किसी बिजनेस को या कंपनी को पढ़ रहे हो, तो ये उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत इजी है। तो ये वाले प्रॉम्प्ट्स हम विद टाइम बनाते रहेंगे, जैसे जैसे हम लोग अपनी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे तो हम अपनी प्रोसेस को भी इंप्रूव करते रहेंगे। तो हम यहाँ पे अबाउट भी देख लिया इस कंपनी के बारे में। अब अगर कोई आपको बोलता है फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में, आप कहीं से नाम सुनते हो, तो आपको एक रफ आइडिया है कि फाइन ऑर्गेनिक्स करती क्या है, और ये आपने खुद से फॉर एग्जांपल स्टडी किया है, किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं हो कि कोई और आपको बताए। तो हम अपनी शीट पे आते हैं और यहाँ पे जो हमारा लेवल 1 एनालिसिस है उस पर कॉमेंट करते हैं कि क्या लग रहा है आपको अभी जो आपने पढ़ा। क्या ये आपके यूनिवर्स से बाहर है, आपको अच्छा नहीं लगा पढ़ के, या फिर थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है लेवल 2 के लिए, लेवल 2 में जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर लेवल 2 यहाँ डाल सकता हूँ। तो देखो जो रीसेंट प्रॉफिट है या रीसेंट सेल्स हैं जो अभी पिछले 1-2 साल में आई, शायद वो अच्छी नहीं हो, बट बिजनेस आपको स्टिल फिर भी अच्छा लगा है। आपने बिजनेस के बारे में भी पढ़ लिया, बेस्ट पार्टीज आपने खुद से इसको 5-10 मिनट में एनालाइज कर लिया, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो इसके लिए। लेवल 1 अगर मेरे को कंक्लूड करना है फॉर फाइन ऑर्गेनिक्स, मैं ये बोल सकता हूँ बिजनेस अच्छा दिख रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है इसका फ्यूचर। पर रीसेंट सेल है जो, या रीसेंट प्रॉफिट के नंबर है वो इतने अभी मेरे को शायद ट्रैक करने पड़ेंगे, उन पे चेक रखना पड़ेगा कि वो ग्रोथ वापस आती है क्या। तो इसके चार्ट में भी अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा, लेट्स अज्यूम कि ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था टिल 2022, अब ये कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। पिछले ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से ये कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। यहाँ से ड्रॉप करना शुरू किया था अक्टूबर 2022 में, तो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स के आसपास ये गिरता रहा था, बट वहाँ से अब अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा है। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं इसको वहीं पे। तो हमने देखा था अगर कोई बिजनेस कंसोलिडेट कर रहा है एक लेवल पे,
तो एक अच्छा टाइम हो सकता है कि आप उसको आप पढ़ना शुरू करो उस बिजनेस को। हम इसके नंबर एक बार देख लेते हैं, ये लेवल 2 में आएगा वैसे, बट एक ब्रीफ हम फिर भी नज़र मार ही लेते हैं। देखो ये हमें वहां पे भी दिख रहा है कि पहले कितनी तेजी से ग्रो कर रहा था, 109%, 63। इतनी ग्रोथ यूजुअली सस्टेन नहीं होती है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। और उसके बाद एकदम से ग्रोथ चली गई, यहाँ पे आप देख रहे हो। बिजनेस अच्छा लग रहा है, ज्यादा महंगी भी नहीं अभी दिख रही है कंपनी, पर ग्रोथ नहीं है अभी, वो हमने देखा। तो देखो बिजनेस प्रॉमिसिंग लग सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें वो खरीदना है। हमें हो सकता है अभी वेट करना हो इसका, और देखना हो गाइडेंस क्या है, कब इसकी ग्रोथ वापस आएगी। अगर ये ग्रोथ वापस आ जाती है, वो हमें देखना है। और हमें कैसे पता चलेगा ग्रोथ वापस आ रही है? एक, हम ट्रैक कर सकते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। तो इनकी क्वार्टरली कॉल्स जो होती हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स क्या होती हैं, उनको हम एक बार जाके पढ़ सकते हैं कि क्या बोल रही है मैनेजमेंट, कब तक वापस आएगी। जैसे हमने केपीआईटी के केस में देखा था, उस इंडस्ट्री में भी ग्रोथ जैसे अभी चली गई थी, बट वो बोल रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल मार्च के बाद उनकी ग्रोथ वापस आ सकती है। तो मुझे बस वही ट्रैक करना है। अगर मार्च के बाद उस कंपनी की केपीआईटी की ग्रोथ वापस आती है, तो एक अच्छा कैंडिडेट होगा हमारे लिए स्टडी करने के लिए। तो कंग्रेचुलेशंस, हमने अपना फर्स्ट लेवल 1 एनालिसिस ऑफ फाइन ऑर्गेनिक कर लिया है। तो ऐसे ही जो हमारे फिल्टर में बाकी कंपनीज आई थी, हम उनको भी देख सकते हैं। त्रिवेणी हमने देखा, इसका स्टॉक प्राइस, आरओई, ऑपरेटिंग मार्जिन और सेल्स के नंबर्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। 42.8। तो सेम, क्योंकि हमने फिल्टर लगाए हुए हैं, तो नंबर्स ठीक ही दिख रहे हैं, बट रीसेंट जो इसकी सेल्स है और प्रॉफिट है, वो अभी डिप है पहले से। इसकी इंडस्ट्री अगर हम देखेंगे, तो आप वैसे ही स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा नीचे, आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये कैप गुड में आ जाती है, कैपिटल गुड्स में आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे कैपिटल गुड्स। जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि ये जेन सेट्स भी बनाती है, पावर जनरेटर सेट्स। तो मैं इसमें जेन सेट्स लिख देता हूँ बस यहाँ से। इसका प्रोडक्ट मिक्स एक बार देख लेते हैं, वापस वही। आप या तो इसको पढ़ सकते हो, देखो आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो, और जो भी हमने देखा नॉर्मल, हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। सिमिलरली एक्सप्लेन, लेट्स सी क्या ये बताता है। देखो इसने बताया ये स्टीम टरबाइन बनाती है। वो क्या करता है, ये मशीन ये स्टीम को यूज करती है पावर को जनरेट करने के लिए। तो ये खुद से जनरेट नहीं करती है, बट जो कंपनीज पावर जनरेशन में, उनको ये अपने स्टीम टरबाइन्स बेचती है। रिन्यूएबल एनर्जी में यूज़ होता है। सीमेंट, स्टील, केमिकल, टेक्सटाइल की जो फैक्ट्रीज हैं, हो सकता है वहाँ पे अगर पावर जनरेट कर रही है, तो वहाँ पे इनके जो टरबाइंस है वो यूज़ होते हैं। इंडस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद ये रिन्यूएबल पावर टरबाइंस भी बेचते हैं। फिर आफ्टर जो इन्होंने टरबाइंस बेचती हैं, उसकी सर्विस भी देते हैं। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस हो गया, उसको रिपेयर करना हो गया, उसकी सर्विस भी ये देते हैं। तो ये भी जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं स्टीम टरबाइंस के, उसमें टॉप 3 प्लेयर्स में आते हैं। तो जिन भी कस्टमर्स को इन्होंने अपने टरबाइन बेचे हैं, क्योंकि वो सर्विस करवाएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस है, तो इनका लॉन्ग टर्म फॉर एग्जांपल रेवेन्यू विजिबिलिटी रहती है। यहाँ पे देख रहे हैं 65% एक्सपोर्ट करते हैं। रेवेन्यू स्प्लिट आप देख सकते हो कि इंडिया से 53% आता है, एक्सपोर्ट से 47 आता है, विच इज़ अ लिटिल स्ट्रेंज, क्योंकि 65% अगर एक्सपोर्ट है, तो रेवेन्यू मोस्ट लाइकली 65 से ज़्यादा ही आना चाहिए, अगर मार्जिन ज़्यादा होंगे बाहर। बट इसमें डिटेल में हम बाद में जाएंगे कि ये नंबर क्यों आ रहा है। बट आपने देख लिया अभी रफली 53% इंडिया से रेवेन्यू आ रहा है, 43% एक्सपोर्ट से आ रहा है, 65% जो इनका बिजनेस है वो एक्सपोर्ट करके आ रहा है। आप यहाँ देख रहे हो कि इनमें पोटेंशियल शायद हो सकता है ग्रो करने का। आप जब पढ़ेंगे आपको ये भी पता चलेगा, जैसे अभी जो डेटा सेंटर चल रहे हैं अलग अलग जगह पे बन रहे हैं, पावर जनरेशन है, एआई का ज़्यादा यूज़ आ रहा है, मॉडल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हम ये जैसे चैट जीपीटी, एलएलएम मॉडल्स हो गए, एआई हो गए, इनको यूज़ कर रहे हैं, वो पावर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसमें पावर जनरेट भी करनी पड़ेगी, तो उसमें डेटा सेंटर अभी खुल रहे हैं काफ़ी, उसमें केपेक्स हो रहा है। मान लो हमें दिख रहा है कि अगर पावर की डिमांड बढ़ेगी, इनका टरबाइन है उसकी भी डिमांड बढ़ सकती है। ये हम नॉर्मल अपना थीसिस बना रहे हैं अभी, कि बना सकते हैं। तो या इस हिसाब से मुझे ग्रोथ की एक विजिबिलिटी दिख सकती है, बट ये सिर्फ लेवल 1 एनालिसिस है। ये होगी नहीं होगी अभी हमें नहीं पता, तो वेग हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे कि इंडिया में सैलरी ग्रो होगी तो ये होगा वो होगा, उस टाइप के डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। हम कंपनी स्पेसिफिक जैसे जैसे लेवल 2 लेवल 3 में और पढ़ते जाएंगे, वहां से हमें कन्विक्शन बिल्ड होगी। और डीप डाइव करने के बाद, उस इंडस्ट्री को समझने के बाद, कंपनी को समझने के बाद ही हम कोई अपना डिसीजन लेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो त्रिवेणी टरबाइन्स। ये भी मुझे ठीक लग रहा है, नंबर्स तो ठीक ही थे। सेल्स अभी, लेकिन सेल्स नहीं है, तो मुझे बस उसका अब ट्रैक रखना है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। दो कंपनीज अभी हम लेवल 1 में एनालाइज कर चुके हैं, और वो दोनों हमें लेवल 2 के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मुझे फॉर एग्जांपल पर्सनली दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर आपको नहीं लग रहे हैं तो आप इसको न्यूट्रल भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल वेटिंग लिस्ट में डाल सकते हो।
नहीं समझ आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं पावर थीम ऐसे ही है, रैंडम है, कुछ नहीं होता है ऐसे, केमिकल नहीं समझ आता है मान लेते हैं किसी को, तो आउटसाइड माई यूनिवर्स भी लिख सकता है यहाँ पे। बट अगर किसी को पोटेंशियल दिख रहा है तो उसको लेवल 2 स्टडी करने के लिए यहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है। केपीआईटी और पॉलीकैब लाइकली हम अपनी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको मैं अभी अलग से स्टडी नहीं कर रहा हूँ। बट एक और कंपनी का हम एक क्विक L1 लेवल 1 एनालिसिस कर लेते हैं हमारे लिए। तो इसमें स्टॉक पी ज़्यादा नहीं लग रहा है, आरओई अच्छा दिख रहा है, इसमें सेल्स ग्रोथ भी दिख रही है हमें, ऑपरेटिंग मार्जिन भी दिख रहे हैं, तो नंबर्स दिखने में तो ठीक लग रहे हैं इसको। बट स्टिल मैं यहाँ पे शायद इसको क्विक एनालिसिस में आउटसाइड माय यूनिवर्स लिख दूंगा। उसका रीज़न अभी हम करते हैं क्यों। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको शायद ये रिन्यूएबल एनर्जी में है, ये है, वो सब समझ आ जाएगा। हो सकता है आप शायद इसको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में डालने लग जाओ, पर जब आप नेक्स्ट लेवल्स पे इनको स्टडी करोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा शायद वहाँ पे कुछ नंबर्स हैं आपको समझ नहीं आएंगे। जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे आपको तब भी देखना होता है कि आप कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो वो वाले रीजंस भी आपको देखने हैं लेवल नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे जाके। और प्राइस में मेरे को वॉलेटिलिटी इसके चार्ट में बहुत ज़्यादा दिखती है, अगर मैं मैक्स कर देता हूँ तो आपको यहाँ से देखो और समझ आएगा कि यहाँ पे एक टाइम पे जब ये 356 का था तो वहाँ से 6 रुपये का हो गया। तो चांसेस आर मैं हमेशा ऐसी कंपनी से जहाँ पे ऐसा कुछ चार्ट का पैटर्न दिख रहा है मुझे, या हिस्ट्री मुझे समझ नहीं आ रही है कंपनी की जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपने यूनिवर्स में शायद उसको डालने में भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको अपने यूनिवर्स से शायद अभी रखता हूँ कि ये मेरे यूनिवर्स से बाहर है। ये कोई भी एडवाइस नहीं है आपको बाय या सेल करने की। मैं बस अपने हिसाब से देख रहा हूँ कि मेरे यूनिवर्स से बाहर है, मुझे नहीं समझ आ रही है ये कंपनी, इसमें क्या हुआ है। आप इसकी हिस्ट्री अपने आप से देख सकते हो और अपने आप से फिर आपको डिसीजन लेना है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेवल 2 पे इसको नहीं लेके जाना है तो आप मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से मार्क कर दूंगा। आप डिलीट भी कर सकते हो। तो जो कंपनीज आपको ठीक लग रही हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट लग रहा है, आप उनको लेवल 1 में यहाँ पे आपने पास कर दिया, लेवल 2 के लिए, फिर लेवल 2 में हम फर्दर उसको स्टडी करेंगे। ये था आपने फिल्टर लगा के किया है। एक हमने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में देखा था जब मार्केट को देख रहे थे कि कैसे ट्रैक करते हैं, तो हम जल्दी से वो वाली कैसे हमने मार्केट ट्रैक कर रहे थे वहां से भी देखते हैं कुछ हमें पोटेंशियल कैंडिडेट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आप स्क्रीनर पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रिजल्ट्स जिस कंपनी के हैं मुझे वो देखना है। तो जिस कंपनी के नंबर देखते ही मुझे अच्छे अगर लग रहे हैं तो उनको शायद मैं स्टडी कर सकता हूँ। देखो 5% ग्रोथ है, तो अभी मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ इसको। JSW एनर्जी, बहुत अच्छे नंबर दिख तो रहे हैं और मार्केट कैप भी ठीक लग रहे हैं, बहुत छोटा नहीं है और काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है, तो इसको आप अलग से रख सकते हो अभी। ये सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है, तो अभी के लिए मैं इसको नहीं रख रहा हूँ, बट आप अलग से अगर आपको करना है आप स्टडी कर सकते हो, नंबर दिखने में ठीक लग रहे हैं। MCX के नंबर बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, आप इसको स्टडी कर सकते हैं आपको करना है तो। ये बहुत छोटी कंपनीज हैं, ये बहुत छोटी कंपनी है, इसको हम नहीं करेंगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ही बिगिनर हो, तो ट्राई करना आप 10,000 से बड़ी कंपनी को ही स्टडी करो ना। जैसे जैसे आप टाइम हो जाएगा आपको समझ आएगा तो आप और छोटी कंपनी भी स्टडी कर सकते हो बाद में। इसके नंबर इतने अच्छे नहीं, सेक्टर मुझे अच्छा लगता है बट नंबर्स अभी मेरे को ठीक नहीं लग रहे हैं। बट हाँ, अलग से आप स्टडी इसको भी कर सकते हो। इसके नंबर्स ठीक लग रहे हैं, अभी आप इसको देख सकते हो बाद में। पिरामिल को आप स्टडी कर सकते हो, इसके नंबर्स आए बट नंबर्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं, दिखने में तो अच्छे नहीं लग रहे हैं बट स्टिल, क्योंकि अभी फाइनेंस सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग फाइनेंस थोड़ा सा आपको लग रहा है अगर साइकिल इंप्रूव हो रही है तो इसलिए आप इसको स्टडी कर सकते हो अलग से। ग्रैन्युल्स के नंबर अच्छे दिख रहे हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हो। गोदरेज कंज्यूमर बहुत बड़ा मार्केट कैप है, नंबर्स उतने अच्छे नहीं है बट स्टिल आप इसको स्टडी कर सकते हो। कंज्यूमर डिमांड शायद रिवाइव हो जाए कुछ टाइम में, 1-2 क्वार्टर में, आई डोंट नो होगी या नहीं बट हो सकता है हो जाए। तो आप जब सेक्टर भी स्टडी कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि हो सकता है फ्यूचर में फ्लेवर में आ जाए, तो इसलिए आप थोड़ा सा वॉच लिस्ट में रखते हो इन स्टॉक्स को। JSW स्टील के नंबर ठीक ठाक ही दिख रहे हैं तो आप इसको रख सकते हो। अगर आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देख रहे हो तो JSW एक पोटेंशियली आपको अच्छी कंपनी दिख सकती है, चांसेस आर। सोना BLW के नंबर अच्छे आए हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हो। आई थिंक एक दो और कंपनी हम ले लेते हैं। सिग्निटी टेक के नंबर ठीक लग रहे हैं, छोटी भी कंपनी, आईटी में एक छोटी कंपनी है। तो इन कंपनीज को भी आप फॉर एग्जांपल अभी क्विकली लेवल 1 एनालिसिस कर सकते हो। कैसे करना है, हम इससे स्टार्ट कर देते हैं सिग्निटी से। तो सिग्निटी आपको पता है आईटी सेक्टर में है, तो आप आईटी सेक्टर लिखोगे, यहाँ से आपको पी दिख गया, पी बहुत ज़्यादा नहीं है। आरओई अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ओपीएम 17% अच्छा लग रहा है, सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, लॉन्ग टर्म भी इसका जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो अच्छा ही दिख रहा है। आईटी में तो ये नंबर देख के तो थोड़ा लग रहा है कि पढ़ सकते हैं इस कंपनी को।
आप देखोगे, देखो 5 ईयर में जो रीसेंट आईटी का हाल हुआ है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस आप देख रहे हो, यूजुअल जो आप आईटी कंपनी देख रहे हो, उनके हिसाब से ये अच्छा परफॉर्म किया है काफ़ी। चांसेस आर मैं इसको अपने लेवल 2 के लिए रख लूंगा। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा, मुझे इसके नंबर्स ठीक लगे थे, सेक्टर है आईटी, और मैं इसको भी स्ट्रॉन्ग में डाल सकता हूँ कैंडिडेट L2 के लिए। नंबर्स में अभी यहाँ नहीं डाल रहा हूँ, मुझे ठीक लगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगी अगर मैं एक एक नंबर ऐड करता रहूंगा। यहाँ पे तो दिख रहा है आईटी इनेबल्ड सर्विस में है। तो आप इसका बिजनेस मॉडल देख सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस देती है क्लाइंट्स को। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एनालिसिस है। बीएफएसआई में 21% आता है। बीएफएसआई इज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। और ट्रैवल 17, तो डाइवर्स इंडस्ट्री है, इनके वर्टिकल है। यूएस से 78% आता है इसको, तो यूएस एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है इसका। इसको ऑफर भी मिला था कोफोर्ड से, कुछ परसेंटेज एक पोजीशन का। ऐसे सेक्टर में जहाँ पे जो मेजर कंपनी शायद अभी स्ट्रगल कर रही है, वहाँ पे अगर ये अच्छे नंबर दिखा रहा है तो आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हो लेवल 2 के लिए। सोना BLW ऐसे ही आप देखेंगे तो देखो पीई 43 है, थोड़ा सा हायर एंड पे, तो मैं इसका पुराने पीई भी देख लेते हैं। पी काफ़ी करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी इसका, तो ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। आपको दिख रहा है ऑपरेटिंग, इसके नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं आपको। ऑपरेटिंग मार्जिन 25 है। तो अगर ये वापस सेल्स ग्रोथ आपको दिखाता है तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। आप बस सेल्स यहाँ पे आपको देखना है कब वापस आएंगे। फर्दर जब आप इसकी एनालिसिस करोगे तो आपको मैनेजमेंट कमेंट्री देखनी है कि कितनी सेल्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें फ्यूचर में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। मैं इसको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में एंटर कर सकता हूँ। जेएसडब्ल्यू को भी शायद मैं लेवल 2 के लिए रख लूंगा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। स्टील इंडस्ट्री यूजुअली सिक्लिकल होती है, बट जेएसडब्ल्यू स्टील की जो सिक्लिकलिटी अगर आप कंपेयर करते हैं टाटा स्टील से, तो उससे काफ़ी कम है। और शायद आप इसका जो देखोगे कि इसने कितने केगर दिया है, रिटर्न दिया है, वो हो सकता है ज़्यादा ही दिया हो टाटा स्टील से। और उसके पीछे भी फॉर एग्जांपल रीज़न है कि जेएसडब्ल्यू स्टील डिस्पाइट एक कमोडिटी स्टॉक है, बट स्टिल अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो आप इसका प्रोडक्ट मिक्स देख सकते हो, इसका जो टारगेट ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल कहाँ पे बेच रहे हैं इसको जो कस्टमर है, ये इंडिया सेंट्रिक स्टोरी ज़्यादा है। टाटा स्टील में ग्लोबल डिमांड का भी काफ़ी फैक्टर होता है, तो सिक्लिकलिटी वहाँ से भी आ जाती है। कंपेयर करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील का, आप चार्ट देखो, आपको यहाँ पे सिक्लिकलिटी उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। टाटा स्टील का अगर देखेंगे यहीं पे, तो आपको देखो यहाँ पे सिक्लिकलिटी दिख रही है, ये देखो ये साइकिल्स इसमें। एक सेक्टर में जब अलग अलग कंपनीज को जब आप कंपेयर कर रहे होते हो, अच्छे से समझ रहे होते हो, वहां से फिर ये पॉइंट्स आपको पता चलते हैं। और जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते रहेंगे मार्केट में, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 एनालिसिस करते रहेंगे, ये आपको अपने आप पता चलता रहेगा, और वहीं पे एक्सपीरियंस आपका फॉर एग्जाम्पल बनता रहेगा या काम आएगा। तो डिस्पाइट मैं शायद कमोडिटी में इतना इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बट जेएसडब्ल्यू स्टील को मैं एज एन एक्सेप्शन भी रख सकता हूँ और इसको स्टडी कर सकता हूँ। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज़ जस्ट फॉर कि अगर आपको दो कंपनी सेक्टर में भी कंपेयर करनी है तो वो भी अलग अलग टाइप से बिहेव कर सकती है, उसका एक एग्जाम्पल है ये। एक हमने वेल्सपन के रिजल्ट ठीक देखे थे, ठीक लगी थी, सेल्स ग्रोथ 28% आई थी इसकी। वैल्यूएशन कंफर्ट शायद उतना नहीं दिख रहा है, आरओई इतना अच्छा नहीं दिख रहा है अभी, मगर इसमें ग्रोथ स्टिल है। तो ग्रोथ हमें ज़रूर देखना होता है, क्योंकि जो स्टॉक का प्राइस होता है वो ग्रोथ अर्निंग्स ईपीएस पे, और जो प्राइस है पीई उस पे ही डिपेंड करता है। तो हो सकता है स्टॉक का प्राइस बढ़ गया हो। और दूसरा, पर क्योंकि अगर आज एंट्री लेनी है आपको इतनी हाई वैल्यूएशंस पे डिस्पाइट सेल्स ग्रोथ, मुझे कंफर्ट नहीं मिलता है वो इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका स्टॉक वैसे हम प्राइस अगर देख लेते हैं पैटर्न, तो अभी काफ़ी टाइम से कंसोलिड एक ही रेंज में है। लास्ट 3 ईयर 5 ईयर्स यहाँ पे एकदम से डिमांड आई थी, तो रिसेंट पीक इसका यहाँ पे आया है। बट हाँ, वैल्यूएशंस मुझे कंफर्ट अभी नहीं लग रहे हैं, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको न्यूट्रल उसमें डाल सकता हूँ। शायद आज मैं इसको इतना ना देखूं, बट स्टिल ये ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, तो मैं शायद इसको बाद में कभी पढ़ सकता हूँ, या अपनी वॉच लिस्ट में बाद में पढ़ने के लिए रख सकता हूँ। MCX हमने देखा था, इसकी ग्रोथ अच्छी लग रही है, तो आपको देखो ये चार्ट में भी दिख रहा होगा, इसका काफ़ी अच्छा चार्ट है। तो जो भी कंपनीज, ये देखो ये कंपनीज हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता थी, हम बस रिजल्ट देख रहे थे स्क्रीनर पे। वहां पे जिन कंपनीज के हमें रिजल्ट दिखने में अच्छे लग रहे थे, तो हमने उनको अभी खोल के देखा है। जो कंपनी आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है, आप उनको ट्रैक कर सकते हो। तो जो कंपनी आपको ग्रोथ दिखा रही है, बहुत ही क्रेजी वैल्यूएशन भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे देखो चार्ट में भी वो दिख रहा होगा। अगर यही होता कि ये ग्रोथ मान लेते हैं 60-70 भी होती, बट ये इनका प्राइस टू अर्निंग है वो 200-300 हो जाता, तो हो सकता है ये चार्ट आपको अपसाइड डाउन मिलता अभी। तो वैल्यूएशंस बहुत ज़रूरी होता है देखना। पर यहाँ पे आप देख रहे हो जो जो कंपनीज आपको सेल्स दिखा रही है, ग्रोथ दिखा रही है आज के एनवायरनमेंट में भी, तो उसको आप ज़रूर अपनी लिस्ट में रख सकते हो। बट हाँ,
आज इसमें करना चाहिए या नहीं, तो आपको उसके लिए फ्यूचर की ग्रोथ विजिबिलिटी एक बार खुद से समझनी पड़ेगी, करनी चाहिए नहीं, बट M6 को आप अपने लेवल 2 के लिए ज़रूर डाल सकते हो स्टडी करने के लिए। तो आज हमने काफ़ी कंपनीज को लेवल 1 में क्विकली एनालाइज करके देखा। इसी तरह आप बाकी कंपनीज को भी एनालाइज कर सकते हो, और जैसे हम फर्दर और स्टडी करेंगे हम इनके चार्ट पैटर्न्स भी देखेंगे। हो सकता है ग्रोथ आपको अच्छी लग रही हो, नंबर्स अच्छे लग रहे हो, बट किसी का चार्ट ऊपर जा रहा है, किसी का चार्ट प्राइस चार्ट नीचे जा रहा है। हमें देखना है कि इसकी परफॉर्मेंस अभी ऐसी क्यों है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। क्या मुझे कोई ट्रिगर दिख रहे हैं? मान लेते हैं किसी कंपनी का चार्ट कंसोलिडेट कर रहा है काफी टाइम से, तो मुझे वो ट्रिगर्स का वेट करना है कि ऐसा कौन सा पॉजिटिव ट्रिगर आएगा कि वो ऊपर जाएगी, और कैसा कौन सा नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है कि यहाँ से भी नीचे चली जाए। ऐसे ही मान लेते हैं कोई कंपनी ऊपर बढ़ती जा रही है, तो अभी हमने कुछ कंपनीज देखी जो काफी अच्छा अभी परफॉर्म कर रही हैं, तो हमें उसकी सस्टेन देखना है कि ये वाली परफॉर्मेंस वो सस्टेन कब तक कर पाएगा, यानी कि वो अर्निंग्स की ग्रोथ कब तक सस्टेन कर पाएगा, या फिर जो उसकी वैल्यूएशंस है वो कंफर्टेबल लेवल तक रहे। और इसी का उल्टा, अगर वो चार्ट मान लेते हैं नीचे जा रहा है, तो भी मुझे देखना है कि वो कब तक रुक जाएगा। तो मान लेते हैं वो वहाँ से 20 30 40% डाउन है, स्टिल उसकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है वहाँ से और भी नीचे चला जाए। और हो सकता है 30 40% डाउन है, बट उसकी वैल्यूएशंस अब काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे आ गए, तो हो सकता है उससे नीचे ज़्यादा ना जाए वो। बट ऐसा कौन सा ट्रिगर होगा, ऐसा कौन सा पॉइंटर होगा कि वहां से वो बढ़ना शुरू करे, हमें वो देखना है। जैसे हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, उन ट्रिगर पॉइंट्स को, उन इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे कि हम कैसे अपने वो ट्रिगर पॉइंट खुद से बना सकते हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उस कंपनी में क्या चल रहा है, जिसके बेस में आप मल्टीपल सिनारियोज बना सकते हो कि क्या क्या यहाँ से हो सकता है। तो हमें बस वो सिग्नल्स को ट्रैक करना होता है। तो जैसे ही कुछ ही दिनों में हम डीप एनालिसिस करने लग जाएंगे नेक्स्ट लेवल्स पे, तो उन ट्रिगर्स को भी खुद से बनाना हम सीखेंगे। तो आज हमने देखा कि जो हमें नाम दिख रहे थे अलग अलग कंपनीज के, उनको हम खुद से एक बार क्विक एनालाइज करके हम देख सकते हैं कि ये फर्दर स्टडी के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर लेवल 1 के लिए आपको एक और वीडियो चाहिए जिसमें हम थोड़ी और कंपनीज को देख सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई विश यू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।